हेलो बेटा, वेलकम टू वंती फेलोज़। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का जो आपका चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले बिफोर डिस्कसिंग द एक्चुअल क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन अवर एग्जाम, मैं एक बार आपको वेटेज बता देता हूँ। तो जनरली देखा गया है कि 2 to 3 क्वेश्चंस आपके अल्टरनेटिंग करंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने एग्जाम में, बिकॉज लुकिंग एट द पास्ट 5 years का ट्रेंड, वी हैव 97 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन ऑल द शिफ्ट्स ऑल टुगेदर कंबाइंड टुगेदर। सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, राइट। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो टाइप ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी सर्किट एंड इट्स एलिमेंट्स, है ना, जब आप पढ़ते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, दीज आर द एलिमेंट्स। उसके अलावा अल्टरनेटिंग एसी करंट का पावर सोर्स क्या होगा, उसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, साइनोसॉइडल सोर्स क्या होगा, उस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट, है ना, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स कंबाइंड इन अ सीरीज सर्किट, तो आरएलसी सर्किट ये आपका आ सकता है। पावर फैक्टर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और इम्पिडेंस कैलकुलेशन फॉर आरएलसी सर्किट इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ट्रांसफार्मर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स, उस तरीके के क्वेश्चन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे गए हैं लुकिंग एट द 5 years का ट्रेंड, है ना। तो चलिए अब आपके जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सर्किट, RLC series circuit is F naught. Now if the capacitance is made 4 times then the new resonant frequency will be, ठीक है। तो हमें पता है यार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि अगर कैपेसिटेंस को 4 गुना कर दिया जाए तो फिर आपकी न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यार अगर बोला जाए कि C डैश इज इक्वल टू 4 times ऑफ C, तो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बोल दूँ ओमेगा नोट डैश, तो ये क्या होगा बच्चे, 1/, इंडक्टर में तो कोई चेंज नहीं आया, इसको L लिख लो और इसको लिख दो 4 times ऑफ C, ठीक है। तो 4 आपका बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√LC। तो 1/√LC क्या था मेरा, ओमेगा नोट था, तो हमारा क्या आ गया ओमेगा नोट बाई 2। तो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर इनिशियली आपको दे रखा था एफ नोट, तो नया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा F0/2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E इन द गिवन सर्किट विल बी, ठीक है। तो जो आपको ना वोल्टेज जो सोर्स दिया हुआ है उसका EMF का वैल्यू बताना है आपको, है ना, तो उसका EMF की वैल्यू बतानी है, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है जी। अब आपको देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर दिया हुआ 80 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर दिया है 40 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर दिया है 100 वोल्ट। तो क्या इसका आंसर ये होगा 80 + 40 + 100? नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आपका जो फेज़ होता है ना, वोल्टेज का फेज़ इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ये अलग अलग फेज़ में रहते हैं, VL एंड VC आर इन डिफरेंट फेज़। तो क्या कितना डिफरेंस होता है इनमें, 180 डिग्री का। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला आता है टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द पावर सोर्स, वो क्या आएगा बच्चे, V इज इक्वल टू √ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चे वैल्यूज़ को। तो VR की वैल्यू क्या है 80 का स्क्वायर प्लस VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 100 माइनस VL इज़ 40 इसका स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा √6400 प्लस ये आपका 3600। तो इसको ऐड करोगे 6400 प्लस 3600, तो ये क्या आएगा 10,000, है ना। तो 10,000 का √ क्या होगा बच्चे, 10,000 का √ आपका होगा 100 वोल्ट्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर, बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर AC मीटर्स एंड मेजर्स RMS वैल्यू। तो अल्टरनेटिंग जो मेजरमेंट होता है वो जनरली RMS वैल्यूज़ में ही होता है। टेक V इज इक्वल टू 110 वोल्ट्स। तो जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो आपका 110 वोल्ट्स दे दिया है, दिस इज 110 वोल्ट। अब बोल रहा है कि एमीटर में और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आएगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बेटा, देखो क्या ये एक सीरीज LCR सर्किट है, बिल्कुल है। क्या इसमें XC एंड XL बराबर है, यस। तो आप बोलोगे सर ऐसा सर्किट तो वो होता है जिसमें हमारा रेजोनेंस का कंडीशन होता है, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो हमारा क्या होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ऐसे केसेस में टोटल जो पावर ड्रॉप होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कहाँ होता है, ओनली अक्रॉस रजिस्टर, है ना। तो भैया फिर आप बोलोगे कि सर आप करंट की रीडिंग कहाँ आएगी, करंट की रीडिंग को हम सीधा लिख देंगे कि I विल बी इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस।
तो आपका क्या 2 एम्पियर करंट आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सएल और एक्सी ये दोनों इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, तो बचेगा वोल्टेज वो क्या आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द पावर सोर्स। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सर एम मीटर तो आपका करंट की रीडिंग देगा और 110 डिवाइडेड बाई 55 यानी 2 एम्पियर उसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इससे तो हम आंसर पे आ नहीं पाए, खाली ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर पाए। अब हमें सेकंड क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर ऑल्सो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका ना रेजोनेंट कंडीशन है बिकॉज एक्सी एंड एक्सएल आर इक्वल, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप एक्सी के अक्रॉस होगा उतना ही एक्सएल के अक्रॉस होगा, बट दे विल बी इन अपोजिट फेस टू इच अदर 180 डिग्री। तो फिर क्या होगा, वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है ना वो भी क्या करेगा, वोल्ट मीटर को भी जो रीडिंग मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स है ना, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, फिर आपका वोल्ट मीटर रीडिंग देगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या रीडिंग आने वाली है, वोल्ट मीटर की रीडिंग दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज। तो रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग आ जाएगी बेटा देखो V, जितना वोल्टेज एक्सी के अक्रॉस होगा उतना ही एक्सएल के अक्रॉस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर वही रीडिंग शो करेगा, तो दैट रीडिंग विल बी 0 वोल्ट्स है ना। तो फिर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सएल एंड एक्सी इज 0 है ना, तो 110 वोल्ट इज ड्रॉपिंग अक्रॉस रजिस्टर और वी एक्सी और एक्सएल कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस 0 वोल्ट का ड्रॉप है, वही आपका वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, तो 0 विल बी द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ चोक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन AC लैम्प एट 160 वोल्ट RMS एंड 50 हर्ट्ज। द आर्क लैम्प हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm when running at 10 ampere RMS. If the same arc lamp is to be operated on 160 volt DC, what additional resistance would be required? ठीक है जी, तो हमें पता है कि करंट इन द सर्किट IRMS कितना है बच्चे, IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज 5 ओम। अब इसको किसके अक्रॉस ऑपरेट करना है, इसको 160 वोल्ट DC के अक्रॉस ऑपरेट करना है, तो मुझे पता है यार V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट तो आपका 10 ही रहेगा बिकॉज RMS वैल्यू दे रखे हैं, तो V इज इक्वल टू 10 इंटू I रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा इस लैंप के, तो एक तो R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप प्लस R डैश इज़ द एडिशनल रेजिस्टेंस विच इज़ रिक्वायर्ड। तो अब मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, 160 डिग्री पे वर्क कराना है, 10 एम्पियर शुड बी द करंट विच 10 एम्पियर क्यों लिया, बिकॉज ये आर्क लैंप है ना, ये 10 एम्पियर का करंट ही सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 10 रख लिया। R इज़ द रेजिस्टेंस 5 और R डैश मुझे फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट R डैश की एडिशनल रेजिस्टेंस कितना यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये बल्ब आपका फ्यूज़ ना हो, है ना, इसकी पावर रेटिंग वॉयलेट ना हो। तो क्या होगा, 160 160 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, तो कितना आएगा 16 माइनस 5 यानी 11 ओम। 11 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको इसके साथ सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा अगर आपको इस बल्ब को 160 वोल्ट DC से काम कराना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, हाउ विल ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज। ठीक है, तो एक कैपेसिटर और एक बल्ब का मतलब रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इन सीरीज। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी पे किस तरीके से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड करता है, तो हमें पता है XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 f इंटू सी। तो मुझे पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप f की वैल्यू बढ़ाओगे, एज द वैल्यू ऑफ f इंक्रीजेज, तो क्या होगा, XC की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो XC की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर इन द सर्किट इज डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा कैपेसिटर का, तो फिर जो वोल्टेज अवेलेबल टू द बल्ब इंक्रीज होगा। तो वोल्टेज अवेलेबल टू द बल्ब इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज, है ना, द ग्लो विल इंक्रीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द करंट पासिंग अ कॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन I इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी। RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी। तो आपको RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो इस करंट की जो वैल्यू दी है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो 4 sin ओमेगा टी और दूसरा इसमें ऐड किया गया है 3 cos ओमेगा टी।
अब आपको पता है साइन एंड कोस जो आपके हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, तो साइन ओमेगा टी जिस भी एंगल पे होगा उससे ठीक 90 डिग्री पे आपका कोस ओमेगा टी होगा, है ना। तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, येलो वाले को अगर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ 4 साइन ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी क्या होगा, कोस ओमेगा टी आपका हो जाएगा इससे परपेंडिकुलर, है ना, तो 3 कोस ओमेगा टी। तो फिर यहाँ से यार देखो आपको पता है कि दीज आर वेक्टर की तरह इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ये थर्ड साइड क्या आएगी, थर्ड साइड विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5, और उसके साथ कुछ वेरिएशन आएगा ना, 5 के साथ साइनोसोइडल या जो इनका जो वेरिएशन आएगा दैट विल बी, इसको हम साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ से एंगल मान लो थीटा बोल दिया, तो दिस विल बी 5 ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो हमें पीक वैल्यू तो मिल गई ना, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन पीक वैल्यू, तो वी नोट की जो वैल्यू आई वो आई 5, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस, सॉरी करंट है ना, आई नोट की वैल्यू आई 5, तो वी कैन फाइंड आउट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई √2, तो यहाँ से मुझे मिल गया 5/√2, 5/√2 इज अवर राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। तो दो कंपोनेंट थे 90 डिग्री टू ईच अदर, तो हमने ट्राइंगल का पाइथागोरस लगाया, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नहीं भी आपको पता चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें 5 मैग्नीट्यूड का खाली मतलब है, तो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड और उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 6th का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस ऑफ 15 ओम, द पावर फैक्टर, तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा। कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर, कोस फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, क्या होता है R/Z, R इज़ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड Z इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चों हमें तो दोनों ही वैल्यू दे रखी है, तो कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर, तो इसका मतलब हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू R/Z, R की वैल्यू 12 दे रखी है और Z की वैल्यू 15 दे रखी है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर मेरा 0.8 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A sinusoidal potential difference V1 shown in the figure applied across a resistor R produces heat at a rate of W, तो heat का प्रोडक्शन रेट आपको W दे दिया। What is the rate of heat dissipation when the square wave potential difference V2 as shown in the figure is applied? ठीक है बच्चों, तो V1 आपका है साइनोसोइडल जिसका वेरिएशन -V0 से +V0 तक हो रहा है, और V2 आपका स्क्वायर वेव है, इसका भी वेरिएशन -V0 से +V0 तक हो रहा है, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि पावर फैक्टर जो है ना, पावर निकालने के लिए जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम उसमें RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज यूज़ करते हैं। तो साइनोसोइडल का वी नो दैट कि RMS वैल्यू क्या होगा बच्चा, V0/√2 होगा, और स्क्वायर के लिए RMS वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर के लिए VRMS क्या होगा, VRMS विल बी इक्वल्स टू V0 ओनली। स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू एक्चुअल पीक वोल्टेज के बराबर होती है। खाली अगर हमें ये बात पता है, याद रह जाए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर होती है, और साइनोसोइडल वेव में क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V0/√2, ये हमें पता है। तो अब हम पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R, है ना। क्वेश्चन में रजिस्टर दिया है R, तो हम पावर निकालते हैं। पावर यार साइनोसोइडल के केस में पावर निकालेंगे पहले तो, और इधर स्क्वायर वेव के केस में, ठीक है। तो साइनोसोइडल के केस में पावर निकालेंगे तो क्या होगा, V²/R हमारा होता है, तो V यहाँ पे RMS वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या आएगा बच्चे, V0/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो ये हमारा आ गया V0² डिवाइडेड बाई 2R, दिस इज इक्वल टू W, ये क्वेश्चन बोलता है, बिकॉज पावर को इसने W बोल दिया। ओके, अब स्क्वायर वेव के कैलकुलेशन करते हैं, तो स्क्वायर वेव में पावर आएगा V²/R, तो यहाँ पे V की जगह हम V0 रखेंगे, तो V0²/R, तो इसको हम लिख सकते हैं यार कि दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W, है ना, क्योंकि V0²/2R को 2 से मल्टीप्लाई करो तो V0²/R आ गया, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ W। तो स्क्वायर वेव के केस में पावर हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ W, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ बोथ द बल्ब B1 एंड B2 आर आइडेंटिकल, दोनों बल्ब B1 B2 आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, ठीक है जी। देखो B1 B2 आइडेंटिकल है तो बल्ब होगा क्या, बल्ब विल बिहेव एज ए रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है जी। तो B1 B2 आइडेंटिकल है तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन B1 के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है आपका एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफेराड है, और B2 के साथ एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टेंस जो है 10 मिली हेनरी है, राइट। अब कुछ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, है ना। बोथ बल्ब हैव इक्वल ब्राइटनेस, नहीं पता।
B2 विल बी ब्राइटर देन B1, ये भी नहीं पता। ऑप्शन सी देखते हैं, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल डिक्रीज। शायद ये आंसर सही हो सकता है। एज द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल डिक्रीज। ठीक है, देखो बच्चे पहले हम देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो XC वो भी चेंज होगा और XL भी चेंज होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। XC क्या होता है 1/2πfc और XL क्या होता है 2πf/L। ठीक है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। तो जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो B1 ब्राइटर होना चाहिए और B2 डिमर होना चाहिए, B2 हल्का पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, B1 ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड B2 विल डिक्रीज। क्यों हो रहा है? ऑप्शन सी सही आ गया हमारा। देखो क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने से वोल्टेज अवेलेबल टू बल्ब B1 इंक्रीज हो गया और जैसे बल्ब B1 को ज़्यादा वोल्टेज मिला तो वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो किया। ठीक वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने से XL की वैल्यू बढ़ गई तो वोल्टेज अवेलेबल टू बल्ब B2 वो डिक्रीज हो गया और दोनों आइडेंटिकल बल्ब थे तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अ सर्किट ड्रॉज 330 वाट फ्रॉम 110 वोल्ट्स 60 हर्ट्ज AC लाइन। द पावर फैक्टर इज 0.6 एंड द करंट लैग्स द वोल्टेज। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको ये दिया है। द सेकंड कंडीशन इज गिवन एज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कैपेसिटर दैट विल रिजल्ट इन ए पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू। ठीक है, तो एक सर्किट दिया है बच्चे जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है। ये हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज देखो करंट लैग्स द वोल्टेज, तो ये कब लैग करता है? जब सर्किट का नेट जो बिहेवियर होता है वो इंडक्टिव नेचर का हो, राइट। तो एक रजिस्टर और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है किसी AC सर्किट में, इस कंडीशन में इसका पावर फैक्टर आता है 0.5। अब एक कैपेसिटर को जोड़ना है और कैपेसिटर के जुड़ने के बाद पावर फैक्टर शुड बी 1, यूनिटी होना चाहिए। तो पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है बच्चे? देखो cos phi पावर फैक्टर होता है, ये हमारा R/Z होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इम्पीडेंस, राइट। और रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बराबर कब होते हैं? जब आपका XL एंड XC, XL शुड बी इक्वल टू XC, यानी कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर ऐसा पाया जाता है, राइट। बिकॉज आपको पता है Z का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जब XL और XC बराबर होंगे तो वही कंडीशन है जब इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस बराबर होंगे, राइट, यानी cos phi यूनिटी होगा। तो अभी बच्चे देखो हमें रेजिस्टेंस यानी कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। तो उसको निकालने के लिए वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस थिंग, है ना, क्योंकि हमें पता है XL और XC बराबर होंगे फाइनली। तो यार हम XL की पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, यानी जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में कि 330 वाट का पावर ड्रॉ कर रहा है, पावर फैक्टर 0.6 है। कब? जब रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर इन द सर्किट। तो अब इस चीज़ को हम यूज़ करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XL। पहले XL फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यार मैं पावर को यूज़ करके ना रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालूंगा, फिर पावर फैक्टर के फॉर्मूला को यूज़ करके आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XL। ठीक है, तो यार हमें पता है क्या कि पावर के बारे में वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V²/R होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V²/P। तो यार हमें V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 330। अगर आप करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 110 डिवाइडेड बाई 3 ohms। तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, अब रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। आई ऑल्सो नो दैट पावर फैक्टर यानी कि cos phi, इसकी वैल्यू आपको 0.6 दे रखी है, किसके बराबर होता है? R/Z। और R तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अभी निकाला हमने 110/3, और Z की वैल्यू क्या होगी? R² √R² प्लस XL का स्क्वायर, बिकॉज XC अभी कैपेसिटर जुड़ा नहीं है तो हम XL का स्क्वायर ले लेंगे, राइट। अब यहाँ से मैं XL फाइंड आउट करूँगा। रेजिस्टेंस R की वैल्यू 110/3 मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसको करूँगा 0.6 इज इक्वल टू 110/3 बाई √110/3 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप XL निकालोगे तो XL की जो आपको वैल्यू आएगी सॉल्व होके दैट विल बी इक्वल टू 4/3R, राइट, 4/3R। तो यार हम इसको लिख सकते हैं 4/3R इज ऑल्सो इक्वल टू XC, बिकॉज XL एंड XC आर इक्वल इन सेकेंड केस। तो XC भी कितना होगा? 4/3R।
तो यहाँ से आर की वैल्यू रख दो 4/3, आर अभी निकाला था 110/3, तो यहाँ से आपको एक्सएल मिल गया और एक्सी मिल गया। एक्सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा 1/ओमेगा c। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो ओमेगा क्या होता है 2πf, एफ इज गिवन इज 60, फ्रीक्वेंसी आपको 60 दे रखी है, तो 1/2π इंटू 60 इंटू सी इज इक्वल टू 440/9, राइट। तो यहाँ से आप सी कैलकुलेट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा कितना, 54 माइक्रो फैराड। तो एक कैपेसिटर जो जोड़ना पड़ेगा सर्किट में, सो दैट द पावर फैक्टर बिकम्स 1.6 से बढ़कर पावर फैक्टर 1 हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा इस सर्किट में और उसका कैपेसिटेंस होना चाहिए 54 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन बी सही हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 10 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल when connected to 12 volt DC source. If the same coil is connected to a 12 volt 50 radian per second AC source, a current of 2.4 ampere flows in the circuit. Determine the inductance of the coil. ठीक है जी। तो यार कॉयल जो होती है ना, कोई कॉयल होती है, तो कॉयल के पास दो चीज़ें होती है, एक तो उसका इंडक्टेंस और दूसरा एक रेजिस्टेंस, इनबिल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जिस वायर से आपका कॉयल बना है उसका रेजिस्टेंस होगा। अब जब ये एसी सोर्स के साथ जुड़ेगा केवल तभी इंडक्टेंस वाला फैक्टर काम करेगा, बिकॉज फ्लक्स जब चेंज नहीं होगा तब तक तो इंडक्टेंस काम नहीं कर रहा होगा, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तभी इंडक्टेंस काम करेगा। तो एसी में जब कॉयल काम करेगी तब उसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों काम करेंगे, बट डीसी में होगा तो केवल रेजिस्टेंस। तो यार मुझे गिवन है 4 एम्पियर करंट फ्लो करता है 12 वोल्ट डीसी में, तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, R इज इक्वल टू V/I, है ना। तो V इज गिवन एज 12 वोल्ट और I आपका 4 एम्पियर, तो 3 ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जो वायर है ना जिससे कॉयल बनी है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, राइट। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकेंड AC सोर्स के साथ करंट है 2.4 एम्पियर, फाइंड डिटरमाइन द इंडक्टेंस, ठीक है। तो AC सर्किट में करंट हमें निकालना है, ठीक है। तो AC सर्किट का करंट जो है I इज इक्वल टू EMF बाई इम्पीडेंस होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होगा बच्चे, √R² प्लस कॉयल है तो XL का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम, और ये करंट कितना है 2.4 एम्पियर्स का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम रख देंगे, बाकी XL की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, √ रेजिस्टेंस इज 3² प्लस XL² इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स। तो यहाँ से XL मेरा आ जाएगा, XL को जो आप सोल्व करोगे तो XL विल बी इक्वल टू, XL की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी आपकी 12/2.4, इसका स्क्वायर कर देंगे -3², ठीक है। हाँ ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ से XL को आप रख लो ओमेगा इंटू L के बराबर, और फिर ओमेगा आपको निकालना है। तो ओमेगा जो आप ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 रेडियंस पर सेकेंड, है ना, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से फिर आपको L खाली निकालना रहेगा, तो L जब आप निकालोगे तो आपका आएगा 0.08 हेनरी। तो फाइनल आंसर आएगा सोल्व करने पर इस इक्वेशन में, दैट इज़ 0.08 हेनरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका फिर करेक्ट आ जाएगा। तो आपको खाली कुछ नहीं करना, इसके बाद ओमेगा की वैल्यू 50 रखना और L के लिए सॉल्व करना, तो देन यू विल गेट ऑप्शन ए एज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट लाइन एंड सप्लाइज 2.2 एम्पियर। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 11:50। द आउटपुट वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है बच्चे, ठीक है। तो क्या होता है यार, रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू VP/VS, ठीक है। अब किसके बीच में ऑपरेट कर रहा है, आपको एक वोल्टेज दे दिया, आपको वोल्टेज बताना है सेकेंड में, तो प्राइमरी का वोल्टेज आपको दे दिया, VP इज गिवन इज 220 वोल्ट, राइट। ओके, तो अब आपको सेकेंडरी वोल्टेज बनाना है, तो VS इज इक्वल टू VP इंटू NS/NP, ठीक है। तो यहाँ पे VP इज गिवन एज 220 और रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी कितना आ गया 50/11, है ना, प्राइमरी बाई वो था। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 220 इंटू 50, तो आपका ये क्या आ रहा है बच्चे 50 इंटू 20 यानी कि 1000 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज 1000 वोल्ट्स, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 40 cos ओमेगा इंटू A ओमेगा T flowing through a
ओमेगा टी एम्पियर्स फ्लोइंग थ्रू अ वायर, ठीक है। तो आपको 40 कोस ओमेगा टी एम्पियर्स तो आपको AC करंट दे दिया और DC दे दिया 10 एम्पियर। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट तो आपको आई नेट कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चे। तो आई नेट क्या होता है यार, DC करंट है ना, DC करंट का स्क्वायर प्लस AC करंट की RMS वैल्यू, तो IRMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो आपको DC करंट तो डायरेक्टली लिख दोगे 10 स्क्वायर और IRMS क्या लोगे, पीक वैल्यू बाई √2 इसका स्क्वायर। तो ये आपका नेट करंट इन द सर्किट आएगा ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ DC एंड AC करंट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या आएगा आपका 100 प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 1600 डिवाइडेड बाई 2 यानी 800। तो आपका ओवरऑल आएगा √900। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर्स। तो द सुपर इम्पोज ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ दीज टू करंट्स या 10 एम्पियर DC करंट एंड 40 कोस ओमेगा टी AC विल बी 30 एम्पियर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चे। अ वोल्ट मीटर इन एन AC सर्किट मेजर्स। तो AC जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर, वो क्या करते हैं, RMS वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं। तो क्योंकि वोल्ट मीटर है तो RMS वोल्टेज को मेज़र करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एवरेज पावर इन LCR सर्किट डिपेंड्स अपॉन। तो एवरेज पावर इन LCR सर्किट क्या होता है बच्चे, पावर एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये इसको लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट इंटू कोस ऑफ फाई, यानी पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है यार, ये डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पे, बिल्कुल कर रहा है, वोल्टेज की पे बिल्कुल कर रहा है, और फेज डिफरेंस पे बिल्कुल कर रहा है, राइट। तो इन तीनों ही चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। तो हैंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज पावर एवरेज इज VRMS IRMS इंटू कोस ऑफ फाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फॉर सीरीज LCR सर्किट द रोंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। तो EMF और पोटेंशियल के बीच में तो हम बात ही नहीं करते, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गए, ठीक है। अब बात हमें करनी है फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज π/2। क्या ऐसा सही है, नहीं, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस का अगर आपका देखो कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज का जो फेज़ है वो 0 पे है ना, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो रेजिस्टर का मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। तो क्या होगा बच्चे कि कैपेसिटर और इंडक्टर एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितने फेज़ पे होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर दोनों को एक साथ लें तो 180 डिग्री के फेज़ पे, ठीक है। तो π/2 ये ऑप्शन गलत है सी। तो इन तीनों को गलत करके हमारा ऑप्शन डी सही आ गया। पर देखो यहाँ पे क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर इन π/2। तो बिल्कुल सही बात है कि रजिस्टर का एक फेज़ होगा तो कैपेसिटर का दूसरा होगा, तो इनका फेज़ डिफरेंस क्या है, π/2 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर LCR सर्किट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन रेजोनेंस अक्कर्स। ठीक है, सही बात है। रेजोनेंस की कंडीशन में हमने ये भी पढ़ा है बच्चे कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। मैक्सिमम पावर डिसिपेट क्यों होता है, क्योंकि यार वहाँ पर रजिस्टेंस है ना, Z इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है इन केस ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो सही बात है कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। प्योर रजिस्टर होगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, सही बात है ना। इसलिए हमने ये भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो आपका सर्किट है दैट बिहेव्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पावर एंड करंट आर इन सेम फेज। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो हैंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड करंट आर दिस। EMF की एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको दी 200 sin 314t और करंट की आपको वैल्यू दी sin of 314t प्लस π/3। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है π/3 का। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इज। तो आपको एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना पावर का। पावर क्या आता है, VRMS IRMS एंड कोस ऑफ फाई, ठीक है। तो यार हमें फाई तो पता है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, फाई इज इक्वल टू π/3, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम लिख सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 200 डिवाइडेड बाई √2। RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या लिख सकते हैं, 1/√2 एंड कोस ऑफ फाई मतलब कोस ऑफ π/3 यानी कोस 60 डिग्री। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस ऑफ π/3। कोस ऑफ π/3 क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 100/2 यानी कि 50 वाट ऑफ पावर इज
consumed, average power consumption is 50 watt. तो option C is the right answer to question number 18. Question number 19 देखते हैं बच्चे. A sinusoidal voltage Vt is equal to 210 sin 3000 t volt is applied to a series LCR circuit in which L is equal to 10 millihenry, capacitance equal to 25 microfarad, R is equal to 100 ohms. The phase difference between the applied voltage and resultant current will be. तो आपको applied voltage and resultant current के बीच में phase difference निकालना है. तो phase difference कैसे निकलता था? 10 phi is equal to एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, है ना. तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो सबसे पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा, फिर एक्सी, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है, फिर हम 10 फाई की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं बच्चे एक्सएल की वैल्यू, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस की. एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर. ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 3000 इंटू एल. एल कितना दिया है? एल इज गिवन एज 10 मिली हेनरी. तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3. इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा, कितना मिल रहा है? आपको मिलेगा 10 टू द पावर 3000 ओमेगा इंटू एल. एल इज गिवन एज 10 इंटू मिली हेनरी, राइट. तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलने वाला है बच्चे 30 ओम्स. ठीक है, और एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है. तो यहाँ पे भी आप लिखो 1 अपॉन 3000 ओमेगा सी. सी इज़ गिवन एज 25 माइक्रो फेराड. तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा बच्चे 40/3 ओम्स. ठीक है, अब आप एक्सएल माइनस एक्सी निकाल लो. एक्सएल माइनस एक्सी, तो 30 माइनस 40/3, तो ये आपका आ गया 90 - 40, यानी 50/3 आपका आ गया एक्सएल माइनस एक्सी. और आर आपको क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से अब मैं निकाल सकता हूँ इजीली टेंजेंट ऑफ फाई. 10 फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर. ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, राइट. तो फेज एंगल ऐसे ही निकलता था. तो यहाँ से एक्सएल और एक्सी बाई, ये तो हमने निकाल लिया 50/3. आर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 100. तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है? दैट इज़ 50/300, यानी कि आपका मिलेगा 1/6. तो आपको टेंजेंट फाई जो है वो मिल गया 1/6, यानी फाई की वैल्यू की बात करें तो 10 इनवर्स 1/6, है ना. तो 1/6 को आप लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.166, है ना. तो इसको ऐसे 0.17 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके. तो हमारा फाई आएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.17. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. What happens to inductive reactance and current in a purely inductive circuit if the frequency is halved? तो यार देखो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या क्या बताया? करंट की वैल्यू बता दो, और क्या बता दो? वॉट एवर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट. ठीक है, तो एक्सएल क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. तो ये किसके बराबर है? 2πf इंटू एल. और करंट क्या होगा? आई इज इक्वल टू वी बाई एक्सएल. तो यानी कि मान लो ई बाई एक्सएल कर लो है, तो आप एक्सएल को लिखोगे नीचे 2πfl. तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज हाफ. जब फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड करंट बिकम्स डबल. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 20 का. क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं. For an AC source, peak value of EMF is 10 volt and frequency is 50 Hz. Find the value of instantaneous voltage at t equals to 1/600 seconds. तो इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले बेटा मैं ना जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ EMF की. तो EMF की जनरल इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 ऑफ साइन ओमेगा टी. ठीक है, जहाँ पर आपको पीक वैल्यू दे रखी है. पीक वैल्यू E0 इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. E0 इज इक्वल टू कितना दिया? 10 वोल्ट्स. ई नोट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज 10 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज ऑल्सो गिवन. एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स आपको दे दिया क्वेश्चन में ही. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. मैं ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ. 2πf होता है मेरा, तो ये क्या आ गया? 100 पाई आपका आ गया ओमेगा की वैल्यू, राइट. अब लिखते हैं भाई ई एम एफ इज इक्वल टू ई नोट इज 10 साइन ऑफ 100 पाई
इंटू टी। ये मेरा इक्वेशन आ गया ईएमएफ का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट टी इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड्स। तो टी की वैल्यू 1/600 सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसमें। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, ई इज इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ 100 पाई, और टी की वैल्यू 1/600 करोगे तो ये नीचे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10 इंटू साइन ऑफ π/6। तो π/6 कितना होता है बच्चे, 30। साइन 30 इज़ 1/2, तो यानी 10 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया 5 वोल्ट्स। तो टी इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड्स पर वैल्यू क्या रहेगी, 5 वोल्ट्स रहेगी। तो फिर हमारा आंसर क्या है, 5 वोल्ट्स इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बच्चे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इफ़ द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ वेव फॉर्म शोन बिलो इज √P/Q वोल्ट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+Q, ठीक है। तो P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से मुझे RMS वैल्यू का जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करके वी विल फाइंड आउट दी रिलेशन बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो ना फॉर्मूला लिख लेते हैं ना RMS वोल्टेज का, जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसमें हम क्या लिखते हैं बच्चे, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं VRMS का स्क्वायर लिख लेता हूँ ना, अंडर रूट की जगह इधर इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आएगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t टाइम पीरियड के बराबर इंटीग्रेशन इंटरवल के अंदर v² dt, टाइम के साथ वोल्टेज का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to t, है ना। तो अब हम ग्राफ को देखेंगे और यहाँ से टाइम पीरियड और ऑल अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो वेव फॉर्म है बेटा, ये रिपीट कर रहा है हर एक 2 सेकंड के बाद, है ना। 0 to 2 आया, 2 से 4 आया, तो हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं यहाँ से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ओके, फिर वोल्टेज को हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम t। टाइम t के टर्म्स में अगर हम वोल्टेज को एक्सप्रेस करना चाहें तो देखो 0 से 1 सेकेंड के बीच में वोल्टेज आपका 0 से बढ़कर 2 वोल्ट्स हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यार v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t बिटवीन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें रखकर मैं अब इंटीग्रेशन के लिए ना कोशिश करता हूँ, इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ डालने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे t की वैल्यू तो पता चल गई बच्चे। अच्छा, अब टोटल हमें पूरे इंटरवल के बीच अंदर RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ से लेके 4 सेकेंड्स तक। तो मैं क्या करूँगा यार, टोटल को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार तो इधर के लिए फर्स्ट हाफ के लिए 0 to 2 और फिर 2 से 4, ये सेम ही इंटीग्रेशन होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t v² dt, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं टाइम t को एक v को लिखता हूँ, v इज इक्वल टू 2t इन द टाइम इंटरवल 0 to 1, है ना। तो 0 से 1 के बीच में जो वोल्टेज है वो 2t के बराबर है। अब इन सभी वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। 2 इंटू 1/t टाइम पीरियड मुझे पता है 2 सेकेंड्स का है, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1, वोल्टेज को लिख दूँ 2t और इसका इंटीग्रेशन dt के बराबर। अब इसको करते हैं बच्चे, इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 4t² dt। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेट करके तो आएगा 4t³ 3 बिटवीन 0 to 1। इसको आप वैल्यू को रखते हो तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 4/3। ये क्या आया, VRMS का स्क्वायर। तो VRMS क्या आ जाएगा, √4/3 वोल्ट्स। तो अभी क्या बोला था इसने, P/Q वोल्ट्स है, देन वैल्यू ऑफ P+Q। तो P+Q क्या होगा, P+Q इज इक्वल टू 4+3 यानी कि 7। तो P+Q की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हमने डाला, ग्राफ को देखा, लिमिट्स चेक की, वैल्यूज़ डाली, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द 300 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन द फिगर इनिशियली चार्ज टू 16 वोल्ट्स, 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड द स्विचेज आर बोथ ओपन। दोनों स्विचेज जो हैं S1 एंड S2 बोथ आर ओपन। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज टू विच यू कैन चार्ज 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर बाय प्रॉपर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द 2 स्विचेज। तो आपको इंडिपेंडेंस दिया है कि आप S1 S2 को क्लोज करो, ओपन करो, आपकी मर्जी है, बट कंडीशन क्या है कि द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 1200 माइक्रोफेराड कैपेसिटर शुड बी मैक्सिमम। तो यार इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन 300 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन 1200 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर।
तो पहले अगर मान लो मैं S1 को क्लोज करूँगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, इंडक्टर को चार्ज कर देगा। फिर मैं S1 को खोल दूंगा, S2 को क्लोज कर दूंगा, तो फिर जो चार्जिंग जो एनर्जी मिली इंडक्टर को वो कैपेसिटर को ट्रांसफर हो जाएगी। फिर ऐसा होने के बाद S2 को खोल दूंगा, फिर S1 को फिर से क्लोज करूँगा, फिर से इंडक्टर चार्ज होगा, फिर से मैं S1 ओपन करूँगा, S2 क्लोज करूँगा, फिर से वो जो चार्ज इंडक्टर पे था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपेसिटर पे। तो ऐसा मैं करते रहूँगा इंडेफिनिट टाइम तक। तो क्या होगा कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द 300 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी ट्रांसफर टू 1200 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हम एनर्जी इक्वेशन लिख लेंगे दोनों के लिए। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड ऑन 300 माइक्रोफेराड कैपेसिटर क्या होगा, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर होता है ना, तो सी इज़ 300 माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे चार्ज किया, 16 वोल्ट। तो ये एनर्जी स्टोर थी 300 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे। ये किसके बराबर हो जाएगी, हाफ इंटू कैपेसिटेंस आपका 1200 माइक्रोफेराड और इसका जो फाइनल वोल्टेज है वी, तो ये दोनों हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर ऐसा हो जाना चाहिए। तो आपको वोल्टेज वी की वैल्यू अब खाली फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट लेंगे। ठीक है, 300 कट गया, ये 4 बच गया। ठीक है, और तो यहाँ से आपको मिला 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 64। तो यहाँ से V इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल जो आपका रहेगा 12 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल V मैक्स वो आपका 8 वोल्ट्स के बराबर हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन अ सीरीज LCR सर्किट विद एन AC सोर्स E0 50 volts, R is equal to 300 ohm and frequency F is equal to 50 by pi hertz. The average electric field energy stored in the capacitor and the average magnetic energy stored in the coil are 25 millijoules and 100 joules respectively. The RMS current in the circuit is 10 amperes. Find the inductance of the inductor. ठीक है, तो इंडक्टेंस निकालना है तो खाली वी विल बी कंसर्न ओनली अबाउट द मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको हम लिख सकते हैं बच्चे क्या कि मैग्नेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं किसके बराबर होती है, हाफ LI स्क्वायर के बराबर है ना, RMS का LI का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे L निकालना है। स्टोर्ड एनर्जी क्या दे रखी है, 100 जूल्स, ये किसके बराबर है, हाफ इंटू L मुझे फाइंड आउट करना है। IRMS करंट दे रखा है, RMS करंट इन द सर्किट इज ये दे रखा, ये रहा 10 एम्पियर्स। तो ये हो गया, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया L इज इक्वल टू 2 हेनरी। तो इंडक्टेंस क्या आ गया, 2 हेनरी आ गया। तो हमारा आंसर इज 2 हेनरी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के एग्जाम का। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दे दिया, NP दे दिया 50, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दे दिया 1500। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक था वो क्या दे दिया, फाई नॉट प्लस 4T। ओके जी, ऐसा यूनिट्स में है सारा। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉइल, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपका अगर यानी कि VS इज इक्वल टू 60K है तो आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करूँगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल आपको दे दिया, तो मैं क्या करूँगा यार, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज d∅dt। ठीक है, तो d∅dt करेंगे तो d/dt ऑफ फाई नॉट प्लस 4T। तो इससे क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स इज द वोल्टेज अवेलेबल एट प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है यार VS NP/NS इज इक्वल टू VP/VS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VS इज इक्वल टू VP इंटू NS/NP। ठीक है जी, तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी 4 वोल्ट्स है, NS/NP आप यहाँ से लिख लो 1500/50। तो यहाँ से क्या आ गया, वोल्टेज इज 30। ठीक है, तो ये आपका 30 to 120 वोल्ट्स आ गया। तो 60K है, 60K इज इक्वल टू 120, तो K इज इक्वल टू 2। तो K की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो 2 इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन पार्ट फॉर द AC का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रहें तो यू कैन फ्रीली आस्क देम इन डाउट ग्रुप्स, है ना। तो आप अभी इसको वीडियो को देखेंगे आराम से, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो दोबारा देखेंगे, और डाउट्स अगर बचते हैं तो आप डाउट ग्रुप में पूछकर उनको तुरंत क्लैरिफाई कर लेंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।